चलो हम लोग बात करते हैं अध्याय 7 की। अगर आपने अध्याय 1 से लेकर 5 तक नहीं पढ़े हैं, 1 से लेकर 6 तक, तो आप पढ़िएगा कि तभी आपको अध्याय नंबर 7 समझ में आएगा। ठीक है, बात करते हैं अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग दिया। कह रहा रोशन के रुपए में जन्मदिन पर रोशन के दादाजी ने कड़क नोट मिले, उसने उन्हें हाथ थाम अपने हाथ में दबा रखा था और उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ में ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी। तब उसने पाया कि नोटों के दाहिने तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे से सिर चित्रित थे। आपने नोट देखा होगा तो उसमें छोटे छोटे सिर चित्रित होंगे। उसने सोचा आखिर ये शेर कहाँ क्यों बने हुए हैं, है ना। ठीक, कह रहे एक बहुत बड़ा राज, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया है और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ स्थापित कर दिया गया है ना। कह रहे इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक ने निर्देश पर उसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। कह रहे इससे पहले कि हम ये जाने कि अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें उनका राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। तो जैसे ही आप दिख रहे होगे ये अशोक स्तंभ, शेरों वाला अशोक स्तंभ है ना। कह रहा अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनको दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में भी मिलते हैं। ठीक है, बात करते हैं वंश क्या होता है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। ठीक है ना। अब देखें, कह रहा साम्राज्य में बहुत से नगर थे। ठीक है, उनमें काले बिंदुओं को दिखाया गया है। इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। ठीक है, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने वाले मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। ठीक, कह रहा साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रह और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये पढ़ लेते हैं। कह रहा जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। ठीक, इन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले। भारत के कौन कौन से राज्य साम्राज्य से बाहर हैं। अब आप देख सकते हो कि ये जो है मौर्य साम्राज्य इस युग में प्रमुख नगर और अभिलेख के प्रतीक लंपक, रेड कंधार है और मनसेरा और ये शहबाजगढ़ी, तक्षशिला, कलसी, टोपरा, बहापुर, दिल्ली, मेरठ, लुम्बिनी, रामपुरवा, सारनाथ, कौशाम्बी, इलाहाबाद, सूपनाथ, सांची और ये पनगुरिया, गिरनार, सोपरा, सन्नटी, मास्की, ब्रह्मगिरी, येरापुरी, कलिंग, धौली, जगोड़, है ना, रामपुरवा, लौरिया, उर्जन, है ना। तो ये सारे रेड से दिए गए हैं, तो आपको इनके बारे में आपको पढ़ना होगा, है ना। फिर आगे हमारा लिखा है, ये जो हमारा पॉइंट यहाँ छूटा था, भिन्न भिन्न। अब भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हुए लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। फिर राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राट को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। फिर इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। कह रहा साम्राज्य का प्रशासन। कह रहा चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया था। पाटलिपुत्र और इसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ था कि इलाकों के गांवों और शहरों और किसानों, पशुपालकों और शिल्पकारों और व्यापारियों से
कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों के उल्लंघन करते थे वह अधिकारी उनको सजा देते थे। इनमें से कई अधिकारियों का वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों का कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था। ठीक, सम्राट था जो परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था, है ना। कह रहा मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियां से प्रशासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था, है ना। कह रहा प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, है ना। कह रहा आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे वो इकट्ठा कर लिया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा गया कि उत्तर पश्चिम में कंबल और दक्षिण में भारत और सोने कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, है ना। कह रहा संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना क्या होता देखो। कह रहा जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठित किए जाते थे वही नजराना नियमित रूप से जब भी संभव और इकट्ठा किया जाता था। यार ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों के लिए जाते जो स्वेच्छा से देते थे, है ना। अब कह रहा राजधानी में सम्राट। कह रहा मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने कुछ देखा और उसका विवरण दिया। यहाँ हम उसके विवरण के अंश को दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने और अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पलकी में ले लिया जाता था और उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते और कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर पर चारों ओर चक्कर लगाए रखते थे। राजा समानता हथियार महिलाओं से घिरे होते थे। ठीक, वे हमेशा इस बात से डरते थे कि कहीं उनकी हत्या ना करने की कोशिश ना करे कोई। कर उनके खाना खाने से पहले उनके नौकर खाते थे, खाना को चखते थे। वे लगातार 2 रात ही एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, है ना, पाटलिपुत्र के बारे में। कह रहे यह एक विशाल खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीन से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 54 द्वार हैं और 2-3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। कह रहे राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्योगों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है ना, है ना। आगे बात करते हैं। क्या और अंत में जंगल वाले इलाके आते हैं। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु, मोम जैसी चीजें ला कर दें। ठीक, कह रहा अशोक एक अनोखा सम्राट। कह रहा अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता और अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। कह रहा अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है ना। कह रहा कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ एक अशोक का अभिलेख। आपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ क्योंकि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों को मृतकों के प्रति दयावान होते हैं वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रयोजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है कि अब मैंने धर्म पालन करने वाले दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। ठीक, मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों को दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से जितना अच्छा है, पर मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश रूप में इसका उत्तीर्ण कर रहा हूँ। कह रहा मेरे बाद मेरे बेटे और मेरे पोते भी युद्ध ना करें, है ना। ये कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का एक अभिलेख है। ठीक, जिसके कारण अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया था।
कह रहा धम्म संस्कृत शब्द धर्म यानी धर्म का प्राकृतिक रूप है ना। ये भी क्वेश्चन ये आ सकता है, धम्म जो है संस्कृत शब्द का धर्म का प्राकृतिक रूप है। देखो ध्यान समझो। कह रहा अशोक का कलिंग युद्ध, कह रहा कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, किसका, है ना। कह रहा अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध का वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे, है ना। कह रहा अशोक का धम्म क्या थी, अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये पढ़ लेते। कह रहा अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उन्हें लगता था कि जैसा पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे उनका कर्तव्य था कि अपने प्रजा को निर्देश दें, है ना। वह बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसे कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके सम्राट में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में और पड़ोसियों के बीच में भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह पर जाकर धम्म की शिक्षा देते थे, है ना। आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए, है ना। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया था कि राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म विचारों पर प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी अपने दूत भेजे, है ना। लेकिन उससे पहले ये पढ़ लेते हम लोग। कह रहा उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में एक मिले मौर्य कालीन स्तंभ का हिस्सा है। कह रहा अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला को नमूना है ना। कह रहे इन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त इन्होंने मनुष्यों और जानवरों को चिकित्सा की का भी व्यवस्था की, है ना। आगे कह रहा है देखो। कह रहा अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। कह रहा लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों को विवाह होता है, या बच्चों को जन्म पर जब वह यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वे ज्यादातर फलदायी होंगे। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं? ये हैं दासों को नौकरों साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये जो रीतियां इनकी है देखो, है ना। बड़ों का आदर करना चाहिए, सभी जीवों पर दया करना चाहिए, और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना चाहिए, है ना। कह रहा अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। कह रहा हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई या बुराई दूसरों के धर्म की बुराई करता है, तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी दूसरे को धर्म के प्रमुख और विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए, है ना। कह रहा है कि भारत के प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा की बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कर अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है, और अशोक के संदेश के उन हिस्सों की बताओ जो आज भी प्रासंगिक है ना। कह रहा आरंभिक प्रारंभिक देवनागरी, बांग्ला और मलयालम में देखो कुछ ये दी गई लिपि है ना। अब लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई है ना। यहाँ आ के अक्षर को ही दिखाया गया। ये जितने हैं ना, ये आ के अक्षर के हैं। बांग्ला में ऐसा बनता है, हिंदी देवनागरी में ऐसा बनता है, आरंभिक ब्रह्म में ऐसे बनता है, मलयालम में ऐसा बनता है, तमिल में ऐसा बनता है ना। ठीक, तो ये कुछ दिखाया गया। आगे बात करते हैं अन्यथा। कह रहा मौर्य साम्राज्य में उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 24 साल पहले, चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। किसने? 2400 वर्ष पहले। ठीक, इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा के पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्ष तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि सम्राट की सीमा बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट की बनी है। कितने किलोमीटर लंबी? 64 किलोमीटर। कह रहा इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा।
कह रहा हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर यह इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बनाने हुए। कह रहा पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैयों से कैसे भिन्न था, तो उसके तुम्हें बताना होगा, है ना। कुछ उपयोगी शब्द हैं, साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संवेदवाग, प्रांत और दम, है ना। तो देखो ये क्या है, मौर्य सम्राट विभिन्न काम धंधों में वाले, तो ये कुछ आपको पढ़ लेना है ना। और यहाँ पर कुछ दिए गए क्वेश्चन वो आपको पढ़ लेना है, ठीक। उससे पहले आपको तिथियां पढ़नी है महत्वपूर्ण। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल पहले हुई थी, ये आपको याद रखना है ना। फिर ये देखो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, है ना। अब आपको पता है ना, ठीक। अब उसके आगे देखते हैं मानचित्र। तो ये मानचित्र के बारे में आप कुछ बहुत पढ़ोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले आप ये देखोगे, कह रहा है ये जो कलर दिया ये मार्ग चीनी शासकों के नियंत्रण में थे। ये जो इस कलर से बने जो ब्राउन थे, ग्रीन से ये मार्ग कुषाणों के नियंत्रण में थे। और ये जो कलर दिख रहा है ये महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग थे। और ये जो रेड है ये मार्ग ईरान फारस के शासकों में नियंत्रण में थे। और ये जो कलर दिख रहा है इन मार्गों में रोमन शासकों का नियंत्रण था, है ना। तो ये जहाँ जहाँ मार्ग आपको दिख रहे हैं ये उन सभी का नियंत्रण था। जैसे ये लास्ट वाला भी हम लोगों ने देखा था, ये वाला रोमन शासकों का नियंत्रण, तो ये मार्ग देखो जा रहा है, ये है ना, ये मार्ग। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना। कैस्पियन सागर है, काला सागर है ना, सिकंदरिया, तो ऐसे बहुत सारी मैप है इसमें आपको दिख जाएगा, ठीक। अब उसके लिए पहले आपको सेम हम ये बात कर लेते हैं। कह रहा है चीनी, भारतीय ईरानी में अरबी, यूनानी तथा रोमन व्यापारियों ने इस आदान प्रदान में भाग लिया। कह रहा दक्षिण भारत के पतन काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, है ना। कौन से महत्वपूर्ण? दक्षिण भारत में पतन में काली मिर्च, दक्षिण भारत में काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। कौन सा? दक्षिण भारत, है ना। आप देख सकते हो ये चीन है, तिब्बत है, हिमालय गंगा नदी से निकली, सिंधु नदी, देखो ये साम्राज्य है ना। तो ये बहुत सारे ऐसे साम्राज्य दिए गए जो आपको देखना है इसके, है ना। ये हिंद महासागर है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया हमारे आगे की बात। कह रहा लगभग आप देखोगे लगभग इसमें 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था, ठीक। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्ष तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई, ठीक। कह रहा शकों के बाद कुषाणों लगभग 2000 वर्ष पहले की शासन स्थापित हुआ और तब, ठीक, स्थापित हुआ, है ना। फिर उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित शुंग ने एक राज्य की स्थापना की, ठीक। उसके बाद शुंगों के बाद कर्ण और कुछ वंशों ने शासन तब तक चला जब तक कि 1700 साल पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई, है ना। फिर आगे कह रहा है कि हमने देखा कि पश्चिमी भारत में कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत मध्य भारत का शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज लगभग 400 सालों तक टिका रहा। कर लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत के वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों ने चेरों तथा पांडवों के शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्य स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हमें इनके सिक्के, पांडुलिपि तथा पुस्तकों से पता चलता है कि इन सब के साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें समान स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें से कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति भी थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर बाहर जमीन के रास्ते की खोज की, वहीं पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों और स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ और किताबें लिखी गई। साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों के पढ़ते हुए तुम इन बातों को ध्यान में रखना, है ना। अब इनके सिक्कों की बात कर लेते हैं। जैसे ये सातवाहन का सिक्का है, आप देख सकते हो, और ये शक सिक्का है, और ये
हिंद यमन का सिक्का है, जो हिंद की टोपी, देखो इसमें टोपी लगाए हुए ये व्यक्ति है। और ये कुषाण का सिक्का है ना, ये देखो ये व्यक्ति है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना। 20 मिनट में हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ये 7वां। अब देखो 8वां चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर 7 तक आपको चैप्टर पूरे कंप्लीट करने होंगे, 1 से लेकर 7 तक। उसके बाद आप 8वां अध्याय आप पढ़ेंगे, है ना। नहीं तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिएगा, है ना।